हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इस चैप्टर में एटम को डिटेल में समझने वाले हैं कि एटम जब ग्रुपिज्म करके मॉलिक्यूल बनाता है तो किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। एटम के अंदर ऐसे कौन से पार्टिकल है कि वो ये रोल प्ले करते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर 1 के बेस पर अब तक क्या इंफॉर्मेशन है एटम के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सब देखा ही है कि एटम क्या होता है, कैसे वो मॉलिक्यूल बनाता है एंड कैसे रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनती है, उसका क्वांटिटेटिव स्टडी, वो सब हमारा चैप्टर 1 में था। हम इस चैप्टर में पहले तो एटम के ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट इज एटम। तो एटम जो है हमें एक्चुअली स्ट्रक्चर समझना है उसका, लेकिन पहले हम एटम वर्ड को समझते हैं। तो एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो, इसके ऊपर से आया हुआ है। एटोमियो का इंग्लिश में मीनिंग होता है इंडिविजिबल या फिर अनकटेबल, यानी कि एक ऐसी चीज आप जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ऐसे हमारे पुराने इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर का मानना था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जब साइंस का एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ 1600 में रॉबर्ट बॉयल ने, 1700 में कई सारे साइंटिस्ट ने, 1800 के शुरुआत के पीरियड में भी कई सारे साइंटिस्ट का यही मानना था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है। लेकिन 1833 में माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए, माइकल फैराडे साइंटिस्ट जो थे वो मैटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटर रिलेट करने के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आपने पढ़े होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, 9-10 में थोड़ा स्टडी आया है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मैटर के साथ रिलेट करके अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनको आइडिया आया कि इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एटम के अंदर और कुछ नहीं है, जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो एटम है। लेकिन माइकल फैराडे ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से ये चीज सबके सामने रिप्रेजेंट की कि एटम को भी हमें फर्दर समझने की, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में वर्कआउट स्टार्ट हुआ। फिर डाल्टन्स लॉ जो था, हमने जो लास्ट चैप्टर में थियरी पढ़ी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये थियरी कुछ पॉइंट्स को समझा सकती थी। कुछ पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के लिए जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थियरी दी थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। कौन सी चीजों को समझा सकते थे? तो चैप्टर 1 में हमने जो देखे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो सारे लॉज हम डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी को रेफरेंस में लेकर समझा सकते हैं। लेकिन एक आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं चेयर वाला, कि चेयर के ऊपर आप किसी सिल्क जैसे क्लोथ से अगर आप उसको कंटिन्यू रब करो तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा कभी कि आप किसी को टच करो तो स्पार्क होता है, वो जो स्पार्क होता है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन डाल्टन की एटॉमिक थियरी में या एटम की प्रॉपर्टी में कहीं पर भी नहीं था। तो सभी साइंटिस्ट का मानना यह था कि एटम के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाए एंड एटम के अंदर इन्वेस्टिगेट करते करते हमने उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किए। फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन की जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, एंड न्यूट्रॉन
जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूट्रल चार्ज वाला होता है। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमें एटम के अंदर मिले। 1800 के बाद एंड 19th सेंचुरी के इनिशियल टाइम पीरियड में हमारे पास ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल आ चुके थे। उसके बाद भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होते गए। आज की अगर हम बात करें तो हमने कितने 96 से भी ज़्यादा पार्टिकल फाइंड कर लिए हैं। न्यूट्रिनो, मेसॉन, ग्रेविटॉन, बोसॉन, पॉजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल, ऐसे कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हमने फाइंड कर लिए हैं। लेकिन एटम की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उनके जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, वो फंडामेंटल चीजें ये 3 पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो कभी भी आपको एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल पूछे तो आपको इन तीनों के नाम लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। हम पहले 1 बाय 1 उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर इस केस में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, ऐसा हम कहते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आपको वही लिखना है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। लेकिन मैं आज आपको पूरी इसकी हिस्ट्री के साथ बताऊंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किए थे एंड किस तरह से थॉमसन का नाम इसके अंदर आया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत साइंटिस्ट जूलियस प्लकर ने की थी इन 1859। सबसे पहले मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं वो 1859 में जूलियस प्लकर, ये साइंटिस्ट ने एक अरेंजमेंट किया। ये अरेंजमेंट कैसा था वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, समझा देता हूं, फिर इसके ऊपर जे थॉमसन एंड उनकी टीम ने क्या काम किया वो समझते हैं एंड फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे जाते हैं। तो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? तो 50 सेंटीमीटर लेंथ की हार्ड ग्लास की बनी हुई, बहुत ही टफ ग्लास होता है, जिसके अंदर आप कितना भी टेम्परेचर या अंदर कितना भी पोटेंशियल अप्लाई करो तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगी। ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर अंदर प्रेशर बहुत कम कर दिया। अगर जैसे ये रूम है, इस रूम का प्रेशर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर गैस फिलअप करना पड़ेगा। उससे उल्टा अगर किसी भी सिस्टम का प्रेशर आपको रिड्यूस करना है तो वहां से एयर को बाहर निकाल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा दिया गया। वैक्यूम पंप जो है उसने इसके अंदर से जो भी एयर एंड जो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं थे, ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेस अंदर से बाहर निकाल दिए। अंदर का प्रेशर टोटल रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करके अंदर का प्रेशर वैक्यूम पंप की हेल्प से 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर जितना कर दिया जाता है। इसके बाद यहां पर 2 मेटल के रोड रखे जाते हैं। एक साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एंड एक साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए गए। नेगेटिव टर्मिनल जहां पर कनेक्ट करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल जहां पर कनेक्ट करते हैं उसको हम एनोड कहते हैं। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में
दो साइड से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक इनर्ट गैस को फिलअप कर दिया गया। इनर्ट गैस को इसलिए फिलअप किया क्योंकि इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है उसको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। वो ऐसे एलिमेंट है जैसे कि हीलियम, वो नॉर्मल कंडीशन में या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमें एटम के अंदर क्या है वो समझना था, इसलिए हमें कोई अनरिएक्टिव मटेरियल चाहिए था, तो हमने इसके अंदर इनर्ट गैस को भर दिया। इतना करने के बाद इसको बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल आपको बताऊं तो इसको अप्रोक्सीमेट 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया। इतने पोटेंशियल पर अंदर कोई भी गैस पार्टिकल होगा तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने उस पार्टिकल की मूवमेंट कराने के लिए यहां पर इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई करने के बाद इतना काम किया था साइंटिस्ट जूलियस प्लकर ने। फिर उन्होंने जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया उनको पता चला कि ये कोई एक रेज अंदर ग्लो क्रिएट हो रहा है, यानी कि कुछ रेज, ये इनविजिबल रेज थे, दिखते नहीं थे, लेकिन उनको ये ऑब्जर्वेशन गया कि अंदर कोई रेज की मूवमेंट हो रही है। फाइंड कैसे किए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको ये लगा कि अंदर कोई पार्टिकल की या फिर ऐसे कोई मूवमेंट हो रही है। फिर उस मूवमेंट को चेक करने का काम कि क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वो सब करने का काम साइंटिस्ट जे थॉमसन एंड उनकी टीम ने किया। जे थॉमसन की टीम में उनके साथ डब्ल्यू क्रूक्स, पेरिन एंड जे थॉमसन, ठीक है, जे पेरिन, डब्ल्यू क्रूक्स एंड जे थॉमसन, ये उनके सपोर्टर थे। मेन वर्कआउट जे थॉमसन कर रहे थे। इन्होंने काम क्या किया, अंदर जो रेस बन रहे हैं उसको समझना स्टार्ट किया। उसको समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जैसे इस चीज को नोट कर लेना। ये जो रेस ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, उनको ये पता चला कि ये रेस की जो मूवमेंट है, जो मूव हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहे हैं। सेकेंड, उनको ये पता चला कि ये जो रेस की मूवमेंट है पार्टिकल की, उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, 10⁻9 to 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10⁻9 to 10⁻11 सेंटीमीटर जितना ट्रैवल करते थे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड हुई। तो हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ये रेस ट्रैवल करते थे। आगे, दे प्रोड्यूस ग्लो। जब यहां पर कोई ग्लो करने वाला मटेरियल रखा गया, जैसे कोई कोटिंग मटेरियल कहे, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग आप कहीं पर भी लगा दो, फिर उसके ऊपर जब लाइट आएगी तब वो ग्लो करता है। ये कैसा होता है थोड़ा आइडिया दे दो तो, अपने कांच जो होते हैं, गाड़ी के ग्लास जो होते हैं, उसके ऊपर हम ब्लैक कलर का या सिल्वर कलर का कोटिंग करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, तो सनलाइट अंदर नहीं आती। सनलाइट अंदर नहीं आएगी तो गाड़ी अंदर से गर्म नहीं होगी। जो भी सनलाइट आती है वो ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है, एंड उसकी वजह से कभी ये ग्लास आपको ग्लो करते हुए दिखेंगे। तो जिंक सल्फाइड ऐसा एक ग्लोइंग मटेरियल है,
उसको आप कहीं पर भी लगा दोगे तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने पहले क्या कहा कि ये रेज इनविजिबल थे, दिखते नहीं थे, लेकिन हाँ हमने बीच में एक पार्ट रखा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, तो उसके ऊपर वो ग्लो करने लगा, वहां पर शाइनिंग क्रिएट हुई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सामने से कोई रेस आ रहे हैं, जैसे सनलाइट आती है वो हमें नहीं दिखती है, लेकिन वो कोई चीज पर टकराएगी तो हमें दिखेगा कि यस यहाँ पर लाइट आई, मतलब सनलाइट अभी आ रही है। बस ऐसा ही हमने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का लेयर लगा के ग्लो करवाया, जिससे हमें इसकी प्रेजेंस पता चली कि यस ये यहाँ पर है। उसके बाद इसके बीच में कुछ मेटल रख दिया गया, कोई हाई एटॉमिक मास वाला मेटल रख दिया, जैसे गोल्ड वगैरह है, कोई मेटल की चीज यहां पर रख दी। तो जो मेटल की चीज रखी थी उसके ऊपर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी, जो हमने यहां पर हाई एटॉमिक मास वाला मटेरियल रखा, उसके ऊपर हीट जनरेट होने लगी। अब हीट जनरेट हुई, उसके ऊपर से साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन लगाया कि ये जो पार्टिकल है उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो मूव करते करते आ रहे एंड वहां पर अपनी एनर्जी से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे। तो इनका कंक्लूजन गया कि यहां पर जो भी पार्टिकल है या फिर जो भी रेज है उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है, जिसको वो टकरा कर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे एंड उसकी वजह से उस मटेरियल के ऊपर हीट जनरेट हो रही है। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया, यहां पर बीच में पिन व्हील रख दिया। अब ये पिन व्हील क्या होता है वो समझो। तो जैसे अपने फैन है या फिर वो पता है अपने कागज से एक डंडे के ऊपर कागज से बना देते थे ऐसे मोड़ के, और एयर आए तो वो वहां पर घूमने लगता है, जो फेयर वगैरह में मिलता रहता है, ठीक है। तो मेले में जो गांव में मिलता है, छोटी सी खेलने की चीज आती है, आप उसको रखोगे तो वो घूमने लगेगा, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका। वो हमें डायरेक्शन बताता है एयर का, कि एयर किस डायरेक्शन से आ रही है एंड किस डायरेक्शन से जा रही है। ऐसे आर्टिफिशियल अरेंजमेंट हमने पिन व्हील का किया, बहुत ही वो सॉफ्ट मटेरियल रखा था, और वो जो है वो इस डायरेक्शन में घूमने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि जो भी रेज है वो कैथोड की ओर से आ रहे हैं एंड एनोड की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो जनरेट कहां से हो रहे हैं, कैथोड से, नेगेटिव चार्ज से, एंड जा किसकी ओर रहे, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रहे। तो हमने यहां पर बीच में पिन व्हील रखा, जिसने हमने डायरेक्शन सजेस्ट की कि जो भी पार्टिकल है वो कैथोड से जनरेट होकर एनोड की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हमने इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब नाम दिया है। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका दूसरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये जो कैथोड से जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हमने कैथोड रे ट्यूब ऐसे नाम दिया हुआ है। अब आगे, अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को 1 बाय 1 अप्लाई किया। हम कोई भी रेज होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है, वो समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक साइड नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दो, एक साइड
पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दो, आपका रेस का कोई डिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है वो हमें चेक करना है। तो हमने इस पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक साइड पर हम नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रख देते हैं, इन सबको हटा देते हैं यहां से। जो हमने पहले हाई एटॉमिक मास वाला सब्सटेंस रखा था, फिर पिन व्हील रखा था, उन सबको निकाल देते हैं। मैं यहां पर एक साइड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रख देता हूं एंड दूसरी साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट रख देता हूं। बीच के रास्ते में दो इलेक्ट्रोड तो दोनों साइड अलग ही है, लेकिन बीच में मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया चेक करने के लिए कि क्या इस रेस के ऊपर ऐसी कोई इफेक्ट होती है या नहीं होती है। जब हमने किया तो पता चला कि जैसे ही हमने चार्ज प्लेट रखे ये इसका डिफ्लेक्शन होता गया इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। मैग्नेटिक फील्ड रखना है तो क्या करना है, एक साइड नॉर्थ पोल रख दो, एक साइड साउथ पोल रख दो, तो वहां पर बीच का जो एरिया होगा वहां पर जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बीच में जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इतना अरेंजमेंट किया तब अंदर के जो रेस थे उसका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि किसी एक साइड वो मूव हो गए। किस साइड पर मूव हो गए वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो सब पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव साइड पर मूव हुए, मतलब डिफ्लेक्शन ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी उसकी ओर आने लगे। इसके ऊपर से चलो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि पॉजिटिव की ओर किसको अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव की ओर किसको अट्रैक्शन होता है, ये जो है पार्टिकल्स का खुद का चार्ज क्या होगा। सीधी सी बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन होगा। तो यस, हमें पता चला कि कैथोड से जो रेस जनरेट हो रहे हैं उनका खुद का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो हम और एक कंक्लूजन पे आए कि ये जो भी पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वो हमें डिफ्लेक्शन के ऊपर से पता चला। ठीक है, चलो मैं इसका नीचे का थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि हमें और 3-4 पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखने हैं, तो ये नीचे से हम कट कर देते हैं। देखो, नेगेटिवली चार्ज पता चल गया, तो उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले साइंटिस्ट जे थॉमसन ने, कि जो इन सब स्टडी को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम नेगाट्रॉन दिया, कि जो कैथोड से जनरेट होता है, एनोड की ओर जाता है, जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है एंड उसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया जे थॉमसन ने, नेगाट्रॉन। उसके बाद उनकी टीम में और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्टोने। उन्होंने इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगाट्रॉन का नाम चेंज करके कर दिया इलेक्ट्रॉन, एंड इस तरह से एटम के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें से सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आया ये वाले एक्सपेरिमेंट से। तो शुरुआत किसने की थी, जूलियस प्लकर ने अरेंजमेंट की। रेस को समझना स्टार्ट किसने किया था, जे थॉमसन एंड उनकी टीम ने। लेकिन आपको ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है, किसने उसको डिस्कवर किया, तो आपको किसका, जे थॉमसन का नाम लिखना है। ठीक है, सेनापति का नाम ही लिखा जाता है चाहे जंग कोई भी जीते। ठीक है, तो आपका नाम लिखना है जे थॉमसन का। फिर हमने और इसके अंदर किए, देखो आपको कह दिया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्शन होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका डिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड से ये डिफ्लेक्ट होते थे। फिर हमने बीच में इसको रास्ता रोक लिया, ऑब्स्टेकल,
टोटल बंद कर दिया, एक हाई एटॉमिक मास वाला सब्सटेंस रख दिया कि जिससे ये रेज आगे जा ही नहीं सके। तो हमें ये पता चला कि वो वहां से रिफ्लेक्ट होते थे एंड एक अलग ही प्रॉपर्टी वाले रेज जनरेट होते थे। ये जो अलग ही प्रॉपर्टीज वाले, देखो मैंने क्या किया, जो रेज कैथोड से जनरेट होते थे एनोड की ओर जाते थे, उनके बीच में एक ऑब्स्टेकल रख दिया। एज अ ऑब्स्टेकल मैंने एक हाई एटॉमिक मास वाला सब्सटेंस रखा। जब वो रखा तो वहां से रेज ने डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया एंड जो डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से एक नई ही प्रॉपर्टी वाले रेज जनरेट हुए। इस अननोन रेज को सबसे पहले साइंटिस्ट रॉन्टजन ने ऑब्जर्व किए एंड इस अननोन रेज को नाम दिया गया एक्स रेज। ठीक है, आपको पता है एक्सरे को रॉन्टजन साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुआ। ठीक है, अब एक्सरे का थोड़ा आइडिया दे देता हूं तो क्या काम में आता है। तो आपने वो जो ब्लैक फिल्म देखी होगी जो एक्सरे निकालते हैं, अगर हड्डी में कहीं पर कोई क्रैक हुई है तो उसके ऊपर ये एक्सरे डालते हैं एंड हड्डी के अंदर कोई क्रैक है तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है। ठीक है, तो काफी यूजफुल है एंड वो इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन का ये नाम आने के बाद प्रॉपर्टी है, ये जो एक्स रेज है, दिस रेज यानी कि एक्स रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। जो ब्लैक कलर की प्लेट होती है, यानी कि ब्लैक कलर की हम जो फिल्म यूज करते हैं उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। उसके ऊपर ये रेज अफेक्ट करते थे एंड उसी के ऊपर से हमने ये एक्सरे का कंसेप्ट स्टार्ट किया और उसकी वजह से अब हम अभी बोन फ्रैक्चर वगैरह कितना है क्या। चलो, एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी कहना क्या चाहता है वो समझो कि यहाँ पर ये जो कैथोड रेज जनरेट हुए वो किस पर डिपेंड नहीं करते थे, किससे इंडिपेंडेंट थे। तो नेचर ऑफ कैथोड यानी क्या, तो कैथोड एंड एनोड जनरली इलेक्ट्रोड होते हैं, वो हमने कोई ना कोई मेटल से लिए हुए होते हैं। तो कौन सी मेटल के बने हुए हैं, कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड लिए हुए, कैसे कनेक्शन किया हुआ है, प्लेटिनम लिया है या सिल्वर लिया है या गोल्ड लिया है, व्हाटएवर जो भी लिया है, उससे कैथोड रेज का कोई लेना देना नहीं होता था। वो हर एक केस में सेम टाइप की प्रॉपर्टी ही शो करते थे। ये जो आपको यानी कि जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की, जो आपको प्रिपेयर कर दी है, वही प्रॉपर्टी को वो शो करते थे। इन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब मैंने क्या कहा था, अंदर हमें ऐसा गैस भरना है कि जो किसी के साथ रिएक्शन ना कर ले, जो खुद अनरिएक्टिव हो। अगर वो किसी के साथ रिएक्शन कर लेता, जैसे मान लो कि अंदर हमने नॉर्मल एयर रख दी होती, सिर्फ एयर भर दी अंदर, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 ये सारे गैसेस होते हैं। 5000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट पोटेंशियल देंगे तो अंदर पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ले। रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे। अब हमें प्रोडक्ट नहीं बनानी है, हम चैप्टर 1 में देख चुके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो हम चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके। इस चैप्टर में हमें नाइट्रोजन का एटम है वो कैसा है, उसके अंदर क्या है उसका स्टडी करना था। मतलब हमने अंदर का माहौल अनरिएक्टिव रखने के लिए मैंने कहा था अंदर इनर्ट गैस हीलियम फिलअप करेंगे। हीलियम नहीं है तो नियॉन कर लो, आर्गन कर लो, कोई भी इनर्ट गैस को फिलअप कर लो। अब तो अंदर कौन सा गैस भरा है डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे भी कैथोड रे का कोई लेना देना नहीं है, भले आप हीलियम भरो या फिर नियॉन भरो, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही मिलती है। तो इन शॉर्ट
ये सब कंक्लूजन आपको आज लेक्चर में जो भी समझाया उसके ऊपर से पता क्या चला, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या था। तो हमारा जो एटम होता है वो पहला तो इनडिविजिबल नहीं है। चैप्टर 1 में जो डेफिनेशन पढ़ी वो चैप्टर 1 के लिए याद रखने, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पूछे तो वही लिखना है, एटम इज इनडिविजिबल। बट अब हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे, एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम इज अ कंपोजिट मटेरियल, एटम के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है। एंड एटम के अंदर पहला फंडामेंटल पार्टिकल आज हमने कौन सा इन्वेस्टिगेट किया, हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने पढ़ा। कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हमने सेकेंड पार्टिकल प्रोटॉन को इन्वेस्टिगेट किया, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है उसके अंदर ही थोड़े से चेंजेस कर देने, उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देना है, फिर ये एक्सपेरिमेंट करना है, फिर हमको प्रोटॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलने के बाद ये आइडिया आया, पहले तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर से प्रोटॉन का आइडिया कैसे आया होगा वो सोचते हैं। मान लो कि ये मेटर है, तो मेटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पेन है, इसमें से हमें करंट नहीं लगता। कभी ऐसा लगे कि इसके अंदर से करंट हुआ हो, ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अमाउंट जितना नेगेटिव का है उतना ही पॉजिटिव का होना चाहिए। अगर 50 पार्टिकल नेगेटिव है तो 50 पॉजिटिव होंगे, तो ही ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया। फिर नॉर्मल सा कंसेप्ट था कि अकेला इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, अकेला इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके साथ में उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इस कंसेप्ट के बेस पर हमने सेकेंड पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। इसको ही थोड़ा मॉडिफाइड करके हमने प्रोटॉन को इन्वेस्टिगेट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझाऊंगा, कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से की थी। एंड फिर थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ही छोटा सा स्टडी है। ठीक है, एंड फिर हम इस इलेक्ट्रॉन की वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, यहां पर मैं जो भी लिखवाता हूं वो आपको जो नोट्स दिए हुए हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो। अगर टेक्स्ट बुक में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज लगती है, तो बेस्ट मैंने जो मटेरियल भेजा है वो मटेरियल का यूज करो। एंड मेरे लेक्चर्स, इन दोनों को मिलाकर आप अपने खुद नोट्स बनाओ। यहाँ पर मैं होमवर्क में वही लिख रहा हूँ, रिपीट, यानी कि जो मैं लेक्चर में कराऊँ उसके नोट्स आपको बना देने हैं। आपका पूरा साल अच्छे से पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क रहेगा आपका रिपीट एज ऑलवेज। चलो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, बाय।